नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो कर्नाटक में चुनाव है, 10 तारीख को मतदान होना है। उससे पहले चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, जोर आजमाइश का वक्त खत्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जेडीएस 3 लोग मैदान में हैं। कौन आगे निकलेगा इसका फैसला 13 तारीख को हम सभी को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले प्री पोल्स भी कई आए हैं कि किसको जीत ज्यादा मिल सकती है, किसकी सीटें ज्यादा आ सकती हैं। इसको लेकर कई सर्वे भी आए हैं। एबीपी सी वोटर का जो सर्वे आया है उसके मुताबिक बीजेपी को 73 से 85 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा कांग्रेस को 110 से 122 सीटें, 224 कुल सीटें हैं और कांग्रेस बहुमत हासिल कर सकती है। एबीपी सी वोटर का जो सर्वे है वो ये बता रहा है। जेडीएस 21 से 29 सीटें और अदर्स के खाते में 2 से 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसी तरीके से एक इंडिया टुडे सी वोटर का भी सर्वे है, वो भी कुछ ऐसा ही आंकड़े बता रहा है। इसके अलावा एक कन्नड़ आउटलेट इडीना है, वो जो आंकड़े बता रहा है वो 132 से 140 सीटें तक बता रहा है कि कांग्रेस पा सकती है। यानी कि कांग्रेस एक तरह से एज लिए हुए है इन इलेक्शंस में। हालांकि ये प्री पोल्स हैं तो अभी कहा नहीं जा सकता क्या हो सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ये पोल्स गलत भी साबित होते हैं लेकिन कई बार सही भी साबित होते हैं। हम बताने जा रहे हैं कि एग्जैक्ट स्थिति क्या है वहां पर, जो अभी तक हम लोगों ने मापा है, समझा है उस चीज को, वो हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच है। संजीव जी, ये तो रही पोल्स की बात जो मैंने बताया। कांग्रेस, हम लोग शुरुआत से ही कह रहे हैं कि वो जिस तरह के मुद्दे और तमाम स्कीम्स लेके आई है आगे निकली, लेकिन बस वही हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ चीज़ें परिवर्तित की, बजरंगबली और तमाम चीज़ें आ गई उसमें। क्या लग रहा है आपकी तरफ से, क्या ओपिनियन? ये जो सी वोटर का सर्वे है और दूसरे और भी जो आपने सर्वे बताई, तो इसमें आंकड़ों का भले ही अंतर हो सकता है पर दिशा तो एक ही है। हाँ, सब में कांग्रेस की बढ़त दिखाई गई है और बहुमत लेते हुए भी दिखाया गया है। यानी कि 113 के आंकड़े के पार 224 में कांग्रेस जा सकती है, ऐसा बताया गया है। अब देखिए, ये एक ओपिनियन पोल होता है और चुनाव के इन पहले कुछ हजार लोगों से पूछा जाता है। करोड़ों का राज्य है, तो जो सेफोलॉजी की साइंस होती है उसके एग्जैक्टनेस पे हमेशा सवाल रहता है। लेकिन आप जब भी हवा की दिशा को समझने की कोशिश करते हैं तो कुछ आप स्ट्रॉज छोड़ते हैं और वो जिस तरह से बहते हैं उसी से अंदाज़ा लग जाता है कि हवा किस दिशा में बह रही है। तो अगर हम इसको उस तरह से ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ये 1 या 2 ओपिनियन या 3 ओपिनियन पोल हैं। प्रधानमंत्री का जो पिछले कुछ 3-4 दिनों में जिस तरह से उनका जो रोड शो के बाद का नज़ारा है और उसके कुछ 3-4 दिन पहले जब से वो आए और बजरंगबली के सवाल पर एक पॉलिटिकल टर्न लिया पूरे कैंपेनिंग ने, तो क्या उस फैक्टर को इन्होंने लिया है ये स्पष्ट नहीं है। और अगर उसने कुछ डिफरेंसेस क्रिएट किए हैं तो फिर वो ये एग्जैक्ट शायद ना हो, क्योंकि पहले भी कहा जा रहा था कांग्रेस को एज है, पहले भी कहा रहा था बहुमत है, तो फिर क्या प्रधानमंत्री के आगमन के बाद उसमें कोई डेंट नहीं पड़ा है? ये प्रश्न पहला उठ जाता है। और अगर पड़ा है तो कितना पड़ा है? क्या उसे बहुमत का मार्ग छोड़ना पड़ेगा, कांग्रेस को छूट जाएगा उससे, या फिर भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी हो जाएगी और वो हासिल कर लेगी बहुमत का आंकड़ा? लोग कहते हैं कि नहीं, कितना भी प्रधानमंत्री का ज़बरदस्त रहा हो लेकिन कांग्रेस को एक एज है इस बार, और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में होने का और भ्रष्टाचार के आरोपों का बहुत ज़्यादा दिन तक लोगों के बीच चर्चा का विषय बने रहने का नुकसान हो रहा है। पर हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से 3 से 4% वोट जो हैं वो इधर से उधर हो जाते हैं प्रधानमंत्री के आगमन से। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या वैसी कुछ स्थिति होने जा रही है, ये देखना पड़ेगा। फिलहाल कांग्रेस को एज चुनाव के एंड पहले, यही ओपिनियन पोल का संदेश। 3 लोग मैदान में हैं, 3 पार्टियां मैदान में हैं, जेडीएस, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। पिछली बार हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस ने जेडीएस के साथ मिलकर सरकार बना ली, लेकिन जिस तरह से फिर वहाँ घटनाक्रम चेंज हुआ, फिर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई। इस बार अगर क्या लग रहा है कि अगर कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला
तो क्या वो फिर से जा सकती है उनके साथ? पहला सवाल तो ये। और भारतीय जनता पार्टी को अगर बहुमत नहीं मिला तो फिर क्या पिछली बार वाली स्थिति होगी कि कांग्रेस जाएगी और फिर वो जो सत्ता परिवर्तन का एक कई राज्यों में हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है, वो फिर से देखने को मिलेगा कर्नाटक में? देखिए, पिछली बार और इस बार में अंतर एक ये है कि बहुत स्पष्ट कहते थे HD कुमारस्वामी कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। इस बार वो ऐसा कुछ नहीं कह रहे। इस बार कह रहे हैं कि दोनों हमारे विरोधी हैं, कांग्रेस भी है और भारतीय जनता पार्टी भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, ये पिछली बार का उनका ऐलान था, इस बार वो नहीं है। हमारी जो जानकारी है, सूत्र बताते हैं, उसमें बड़ा स्पष्ट है कि अगर कोई हंग असेंबली की स्थिति हो जाती है और जेडीएस की कोई उसमें किंग मेकर की भूमिका होती है तो भारतीय जनता पार्टी उसकी पहली प्राथमिकता होगी। अच्छा, ये जानकारी करीब करीब पुख्ता है कि वो अगर इस बार जाना होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। और उसमें कैसे अरेंजमेंट होता है, क्या 2.5 साल वाला होता है या फिर गठबंधन की सरकार होती है जिसमें कि मुख्यमंत्री लगातार बीजेपी का ही होता है, ये सब तय होना है। लेकिन दिल्ली के साथ अपने आप को जोड़ के रखना है इस बार जेडीएस के अंदर, ये बात है। पर एक और बात कही जा रही है और वो ये कही जा रही है कि देखिए, बहुत ज़्यादा इलाके हैं नहीं जहाँ पर जेडीएस का प्रभाव है। ओल्ड मैसूरू का इलाका है जहाँ पर उसका मेन प्रभाव है। और ओल्ड मैसूरू में इस बार का जो इलेक्शन है वो बड़ा पोलराइज्ड हो रहा है, मतलब कि या तो कांग्रेस नहीं तो बीजेपी। तो ऐसे में क्या जेडीएस के लिए नुकसान का सौदा इस तरह का माहौल बन जाएगा? क्योंकि प्रधानमंत्री के जाने के बाद बड़ा 2 भागों में बढ़ जाता है वोट, वहाँ पर कहीं पर भी 2 भागों में बढ़ जाता है। तो फिर 2 भागों में बढ़ जाता है तो फिर जेडीएस को कौन देगा? या तो बीजेपी का विरोध करेगा या बीजेपी के समर्थन में खड़ा होगा। अगर विरोध करेगा तो सबसे प्रबल फोर्स वहाँ पर कांग्रेस है, तो जेडीएस की तरफ कौन जाएगा? तो पहले लोग कहा करते थे कि वोकालिगा के नेता हैं, वोकालिगा का सबसे बड़ा नेता है तो वोकालिगा उन्हें ही देते हैं, कुमारस्वामी को और देवेगौड़ा को। लेकिन इस बार वोकालिगा एक बड़ा नेता DK शिव कुमार के रूप में भी वहाँ मौजूद हैं, कांग्रेस के पास हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो इसीलिए कहा यह जा रहा है कि कहीं इस बार जेडीएस को नुकसान ना हो जाए। पर कोई एक बात है जो बार बार कही जा रही है और वो ये कहा जा रहा है कि कोई अंदर खाने अंडरस्टैंडिंग बीजेपी के साथ है क्या जेडीएस का। और अभी से ही वो जानते हैं कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिलेगा, बीजेपी भी जानती है, ऐसा लोग कहते हैं। और इसलिए जेडीएस भी तैयार है। बीजेपी को हमेशा बहुमत आज तक नहीं मिला है, तो इस बार भी अगर उन्हें नहीं मिलता है तो उसके लिए जेडीएस तैयार है। तो कैसे? तो बताते हैं कि जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, वो तो कई हैं, 2-3 हैं, लेकिन उसमें जो मेन है उसमें सिद्धरामैया है। तो सिद्धरामैया की सीट है वरुणा, और वरुणा पर सिद्धरामैया के खिलाफ है एक लिंगायत नेता और बहुत मजबूत है और सबसे ज़्यादा वोट वरुणा में लिंगायतों की है। अब वरुणा से एक दलित को खड़ा कर दिया है जेडीएस ने, तो किसका वोट कटेगा? तो लोग कह रहे हैं कि कहीं अंदर खाने कोई सेटिंग तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस के बीच में, कि वरुणा में वो अहिंदा बनाते हैं अपना, यानी कि दलित, मुस्लिम और ओबीसी का अपना एक वो जो कोएलिशन बनाते हैं, उस कोएलिशन को तोड़ने ही के लिए ही सही एक उसमें दलित कैंडिडेट दे दिया गया है जेडीएस के द्वारा। अब वो अगर दलित वोट काट लेता है तो फिर जो सिद्धरामैया हैं उनके पास तो वोट बहुत, उनकी अपनी कुरुबा जाती है, वहाँ पर 20,000 उसके मिलेंगे, लेकिन 60,000 बताए जाते हैं लिंगायत है। तो लिंगायत अगर एक तरफा मारते हैं वोट अपने कैंडिडेट को और दलित वाला वोट चला जाता है दलित कैंडिडेट के पास, तो फिर बचेगा क्या? कुरुबा और मुस्लिम्स, जो कि काफ़ी नहीं होते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि वरुणा की सीट, जिससे खुद सीएम होपफुल सिद्धरामैया लड़ रहे हैं, वही थोड़ी सी अटकी हुई सी सीट लग रही है। और ये इसलिए अटकी है क्योंकि उसमें जेडीएस ने अपना एक ऐसा उम्मीदवार खड़ा किया है जिसकी भूमिका प्रकारांतर से भारतीय जनता पार्टी को मदद कर रही है। तो ये सब बातें जो हैं चुनाव के इन पहले हो रही हैं। कहा यही जा रहा है कि इस बार किंग मेकर की भूमिका
उनको नहीं मिलेगी, क्योंकि लोग इस बार बहुत संभल कर वोट देना चाहते हैं और दो दलों में से किसी एक को देना चाहते हैं। लेकिन अगर वोट फिर भी आते हैं, सीटें फिर भी आती हैं जेडीएस को, तो वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएंगे क्या, कुछ इस तरह की सुगबुगाहट है। अच्छा, इसलिए ये ओपिनियन पोल और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि हमने देखा शेट्टार हो या फिर और भी कई नेता हों जो लिंगायत समुदाय का एक प्रतिनिधित्व करते हैं, वो कांग्रेस में चले आए, यानी कि वोक्का लिगा के कुछ वोट तो कांग्रेस को मिलते हैं, कुछ जेडीएस को मिलते हैं, तो वो एक ग्रुप हो गया। इसके अलावा जो लिंगायत है वो भी इस बार कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं, इसलिए लग रहा है कि कांग्रेस का पक्ष और ज़्यादा मजबूत है इस नज़रिए से देखें तो। देखिए, लिंगायत वोट कांग्रेस को वहीं मिलेंगे जहां लिंगायत उम्मीदवार हैं। जहां लिंगायत उम्मीदवार नहीं है वहां कांग्रेस को वोट नहीं मिलेंगे। उसकी वजह यही है कि लिंगायतों में कांग्रेस के लिए के खिलाफ और बीजेपी के लिए वोट करने की एक शुरू से रवायत रही है, उसे एक चुनाव में नहीं बदला जा सकता है। हालांकि येदियुरप्पा थोड़ा हाथ खींचे हुए हैं, लेकिन बहुत से रिबेलियंस भी हुई हैं, बहुत विरोध भी हुआ, बगावतें भी हुई हैं, पर ये कहा जाता है कि जो एक वोटिंग करने का मिजाज होता है किसी का भी, तो वो मिजाज जो है वो दरअसल साथ में है भारतीय जनता पार्टी के लिंगायतों का। और अगर कांग्रेस ने लिंगायत उम्मीदवार दिए हैं या जेडीएस ने दिए हैं तो फिर वो वहाँ जा सकते हैं। अब लिंगायतों की आबादी 16% या उससे ज़्यादा है, तो भारतीय जनता पार्टी को एक एज तो रहता है। हालांकि कंप्लीट एज इस बार है और लिंगायत के सारे वोट उनको मिलेंगे, ये बात इस बार थोड़ी संदिग्ध हो गई है, क्योंकि कांग्रेस ने भी बहुत से लिंगायतों को दिया है। बहुत से लिंगायत बड़े नेता, खासतौर पर जिनका आप नाम ले रहे हैं, जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी, ये दोनों बड़े नेता हैं और इन दोनों ने बगावत कर दिया है। तो एक बात कही जाती है कि शायद लेकिन गवर्नेंस का जो प्रश्न है, हम लिंगायत, वोक्का लिगा, अहिंदा, कुरुबा, ये सब में ये ना भूलें कि गवर्नेंस एक बहुत बड़ा इशू है इस बार। देखिए, 3 साल हो गए हैं, बेंगलोर में सिविक इलेक्शंस नहीं हुई हैं। 3 साल बहुत लंबा पीरियड हो जाता है। जब कोई म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन ही ना हो तो कॉरपोरेटर कौन है कोई जानता ही नहीं है। और फिर बिजली, पानी, नाली, सड़क खुदी हुई है तो खुदी हुई है। अब बेंगलोर शहर में कई सड़कें खुदी हुई हैं, जो मेन सड़क हैं उनको छोड़ कर दीजिए आप, तो नई जगहों पर जाएं आप तो सीवर की समस्या वहाँ है, ट्रैफिक तो बेतरह परेशानी का सबब है। और ये सब जो है, आप जाएंगे किसके पास कहने के लिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चुनाव नहीं करवाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनाव ही नहीं करवाया पिछले 3 सालों में। 1 साल से तो हम देख रहे हैं कि बीएमसी के चुनाव बम्बई में नहीं हो रहे हैं, वो भी पॉलिटिकल कंसिडरेशन से उसे टाला जा रहा है कि कहीं वो उद्धव की दिशा में न चला जाए चुनाव। तो क्या उस तरह की बातें रही हैं? 3 साल हो गए हैं। गवर्नेंस के सवाल पर, भ्रष्टाचार को लेकर के बहुत लोगों के अंदर बहुत नाराज़गी है। तो क्या वो मतलब एक रोड शो से या प्रधानमंत्री का ओजस्वी भाषण, जाहिर है बजरंगबली का पुट, सब कुछ है, वो ख़त्म हो जाएगा क्या? क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया, उसने मुद्दों पर लड़ाई नहीं लड़ी। वो आते के साथ उन्होंने जो उनका अपना स्टाइल है उस पर उन्होंने चुनाव लड़ा है। इस बार लगा कि उनके पास, उनके हाथ में मुद्दे हैं ही नहीं, जो मुद्दे हैं वो कांग्रेस के हाथ में है। वो 5 वादे कर रहे हों या फिर भ्रष्टाचार के मामले पर बात कर रहे हों कि प्रधानमंत्री देखिए आए और इन पर बातें कर रहे हैं, और जो मेन आपके सवाल हैं उन पर बात नहीं कर रहे हैं। तो ये तो था इस बार कि कांग्रेस के हाथ में मुद्दे लग रहे थे। हालांकि आखिरी टाइम में जब प्रधानमंत्री आए तो वो मुद्दे गायब होते हुए भी नजर आए। हाँ, बिल्कुल हो गए गायब। लेकिन क्या लोगों की, हमारी मीडिया के स्क्रीन से गायब हो गए? क्या लोगों के दिमाग से गायब हो गए? ये भी बात सही है। और देखिए, लगातार हर चुनाव में जिसमें कांग्रेस हारी भी या जीती भी, उसे 36% वोट मिले हैं या उससे ज़्यादा मिले हैं। कांग्रेस को जीतने के बाद भी पिछली दफ़ा 2% कम वोट थे बीजेपी से। कांग्रेस से बीजेपी को कम वोट आए थे, लेकिन चुनाव जीती थी, वो ज़्यादा सीट लाई थी और उसके बाद उसने जोड़ तोड़ करके सरकार भी बनाई जो चल रही है। तो कहा ही जाता है कि कांग्रेस का एक निश्चित वोट शेयर है जो कि इस बार 2 या 3% बढ़ सकता है। तो अगर मान लीजिए 36% को माने 2 या 3% बढ़ता है, तो वो अगर 40 के लपेट में आ जाता है तो फिर चुनाव हराना मुश्किल हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, कांग्रेस को। वो जो एक 3-4% का जो शेयर है वो अगर चला जाता है, तो आप सोचिए कि हर इलेक्शन में 36% वोट ले लेना वो बहुत बड़ी बात होती है। और हारने के बावजूद पिछली दफ़ा लिया गया था, और उसमें अगर 2-3% ऐड हो जाते हैं तो वो बहुत तेज़ी से
नुकसान करेंगी। यानी कि इन चुनाव में जेडीएस की भूमिका भी कि इस बार उसको बहुत कितने मुश्किल हो सकती है हाँ, जेडीएस को कि नहीं कितनी सीटें आती हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा, क्योंकि अगर उनके वोट सीधे सीधे कांग्रेस को प्रभावित कर रहे हैं और कुछ जो लिंगायत नेता हैं उनका कांग्रेस में भी आ जाना, साथ ही में मुद्दों का हावी रहना, कांग्रेस की तरफ से जो वादे किए गए हैं उनका चुनाव में रहना, कहीं ना कहीं लग रहा है कि पलड़ा तो कांग्रेस का ही भारी है। अब बस ये है कि ये ओपिनियन पोल क्या कहते हैं और जो असली ओपिनियन पोल यानी कि जनता का फैसला है तो 13 मई को आएगा, उसमें वो क्या कहते हैं, क्योंकि अभी 10 तारीख को तो पहले इलेक्शन हो, पहले मतदान तो हो, उसके बाद 13 तारीख को क्या आएगा उसकी जानकारी हम भी आपको देंगे। लेकिन आपको क्या लग रहा है किसका पलड़ा कर्नाटक में ज़्यादा भारी है? ओपिनियन पोल तो कह रहे हैं कि कांग्रेस का है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।